आइए आज हम शुरू करते हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 27 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चनों को हमने लिया है। देखते हैं। एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए और उसने 74.35 रुपए जमा किए और 50.17 रुपए निकाले। बाद में शेष जो राशि बची उसमें 5 रुपए प्रति एक यानी कि 5 रुपए वाली चॉकलेट कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। आइए देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि उसने जो है 100.82 रुपए उसके पास थे और उसने 74.35 रुपए जमा किए। 5 और 2 7, 8 और 3 11 और 5 175.75 रुपए उसके पास हो गए। अब उसने बोला है कि 5.17 रुपए निकाले। इसमें से निकालेंगे उसने, अब बचे उसके पास कितने। अब प्रत्येक 5 रुपए की कितनी चॉकलेट वो खरीदेगा। अब 5 रुपए की चॉकलेट है, 125 रुपए उसके पास शेष है, तो कितनी चॉकलेट खरीदेगा। 25 पंजे 125। ठीक, कितनी चॉकलेट 25, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 25 चॉकलेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक स्थिति में 12, 20, 24 से विभाजित करने पर 8 शेषफल बचता है। ठीक, इसका मतलब यह है कि यानी कि हम कोई ऐसी संख्या लें जो 12 से विभाजित करें तब भी 8 शेष बचे, 20 से विभाजित करें तब भी 8 शेष बचे और 24 से विभाजित करें तब भी शेषफल 8 ही बचे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 12, 20, 24 का एक ऐसी संख्या लेते हैं, छोटी छोटी ऐसी संख्या जो इनसे विभाजित हो, यानी कि इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। देखो एलसीएम लेने के तरीका वही वैसे भी ले सकते हैं हम और इनके फैक्टर से भी ले सकते हैं। यानी फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ऐसे ही 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 24 का भी इसी प्रकार से ले सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 120। अब 120 में क्या करते हैं 8 जोड़ दें, तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचेगा 8। अब 12 से भाग करेंगे तो 12 नहीं 120, 8 शेष बचा। 20 से करेंगे तो 20 का 120 और 24 से भी करेंगे तो 24 गुणा 5 यानी कि 120, यानी कि 8 शेष बचेगा। तो वह संख्या कौन सी होगी 128। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x + 3 5x + 4 का जो अनुपात है वो 3:4 से है और इनका 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करो। यानी कि इसे हम समझते हैं 2x + 3 और 5x + 4 का, ये इसका त्रिगुणात्मक का मतलब है इसकी गुणा 3 बार होगी, यानी कि इसका क्यूब का अनुपात है। ठीक, तो x का वर्ग ज्ञात करो, यानी कि जो x है इसका हमें x स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका 2x + 3 5x + 4 27/64। ठीक, अब इसको देखते हैं 64 गुणा इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 64 दूनी 128 x प्लस और 4 से 12 यानी कि 192 और 27 यानी कि 4 और गुणा 5, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 108 और 135x। अब इसको इधर ले आएंगे तो 3x बराबर कितना आया 4 और 128 7 84, x बराबर 12। और पूछा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू 12 है तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
छात्र परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है और 4 विषयों में, पहले में 79, दूसरे में 81, तीसरे में 88, चौथे में 94 अंक प्राप्त करता है, तो हमें 5वें विषय में अंक ज्ञात करने हैं। 85% अंक मतलब 100 में से 85 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि एक छात्र परीक्षा में, अगर परीक्षा में 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों में वो कितने प्राप्त करेगा, 85% पांचों का। तो इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, 85%। अगर हम प्रत्येक सब्जेक्ट का पूर्णांक 100 है तो 85 नंबर उसको आ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में उसने 85 नंबर प्राप्त करे। तो पहले में कितने हैं, 79, दूसरे में 81, तीसरे में 88, चौथे में 94। अब उसने टोटल करे 85, तो हमने मान लिया उसका एवरेज क्या है, 85। तो इसमें भी हमने कितने मान लिए कि उसने जो है 85 अंक ही प्राप्त करे, ऐसा हमने मान लिया। अब हम एवरेज वाले तरीके से इसको लगा देंगे कि उसने इसमें कितने, रियल में कितने प्राप्त करे हैं, 79, लेकिन होने कितने चाहिए टोटल, 85। तो कितना माइनस होगा, 6। इसमें कितने करे उसने, 81, होने कितने चाहिए, 85, तो इसमें कितना माइनस है, 4। इसमें इसी हिसाब से कितना प्लस है, 3। इसमें कितना प्लस है, यानी कि 5, 85 यानी कि 9। इसमें उसके पास 85 होने चाहिए, हमने मान लिया 5वें सब्जेक्ट में उसने कितने करे हैं, 85 करे हैं। अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि उसने टोटल ओवरऑल कितना परसेंट अंक प्राप्त करा है, 85। तो सब में अगर 85 85 85 अंक प्राप्त होगा तो पांचों सब्जेक्टों में कितना अंक प्राप्त हो जाएगा उसे, 85। अब 6 4 10, तो माइनस प्लस में अगर इनको इनका हम सीक्वेंस देखें तो 6 और 4 10 हो गया, तो कितना बचा इधर से माइनस का, वो 2, यानी प्लस का 2। अब यानी कि 2 नंबर हमारा इधर फालतू है, यानी कि उसने जो 85 अंक प्राप्त करे हैं इसमें हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 85 बैलेंस बनेगा। तो यानी कि उसने 5वें सब्जेक्ट में 83 अंक प्राप्त करे होंगे, कितने, 83। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब एक तरीका और है इसका, जो जेन्युइन तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, ये तरीका अगर समझना है तो उससे भी देख सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत शॉर्ट तरीका है जिसे हम औसत जैसे निकालते हैं, उसके माध्यम से हमने करा। इसका दूसरा तरीका है, जैसे मान के चलो 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 प्लस x, हमने मान लिया उसने 5वें सब्जेक्ट में कितना प्राप्त करा, x प्राप्त करा। अब जो x है वो किसके बराबर है, ये अंक, ये किसके बराबर दे रखे हैं उन्होंने, 500 का 85% बटे 100, यानी कि 500 5 सब्जेक्ट प्रत्येक का पूर्णांक हमने 100 मान लिया, तो 500 5 सब्जेक्ट हो गए, 500 5 सब्जेक्ट में 85%, 500 का 50% बटे 100, x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकल आएगी। तो इसका योग कितना है, 9 और 1 10 8 18 18 और 4 22 2, यानी कि अगर हम देखें 342 प्लस x बराबर इसका 85%, इसका 500 का, ये 2 कट गया, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 83। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, कुछ वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया गया, जिसमें एक प्रकार की वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी तरह की को 10% हानि पर बेचा गया। कुल लाभ हमें बताना है, कुल लाभ कितना हुआ। तो वो कह रहा है कि एक प्रकार की वस्तुओं को कुछ वस्तुओं में से 25% अधिक लाभ पर बेचा गया। तो हमने मान लिया 25% लाभ की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 1/4, तो यानी कि कुछ वस्तुओं को कीमत जो हमने 4 मानी, उन्हें कितने में बेचा गया, 5 पे बेचा गया। यानी कि इसका जो अंकित मूल्य था 25% अधिक अंकित किया गया। तो अगर वस्तु की 4 रुपए की है तो अंकित मूल्य उसका कितना हो गया, 5 रुपए। ठीक, यानी कि 4 यूनिट की वस्तु है, हमने 5 पे उसको अंकित किया गया। अब एक प्रकार की वस्तु को अंकित मूल्य से, ये हो गया हमारे पास सीपी, ये हो गया हमारे पास मार्क प्राइस। अब अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6। इस पे 20% कितना हो गया, 1 5 का, तो 6 पे बेचा गया। दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि दूसरी वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा, 5, तो इसे बेचा कितने में गया होगा, 10% हानि। तो ये भी वस्तु का सीपी कितना है, 4। जब कुछ वस्तु को उनके क्रय मूल्य यानी कि 4 है, तो इतना हमें अंकित किया गया 20% बढ़ा के, 25% बढ़ा के। तो हमारे पास टोटल सीपी कितना आ गया, 8
₹4 ये यूनिट वस्तु, ₹4 ये यूनिट वस्तु। अब बिका टोटल कितने का मटेरियल 10.5, तो हमें ₹8 पे टोटल लाभ कितना हुआ यानी कि 2.5। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 2.5/8, इसका कितना परसेंट है, तो एक लगभग कितना परसेंट चला जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे यानी कि कितना परसेंट है 100, तो कितना निकल आएगा लगभग 8 3 24 यानी कि 3 और बचा कितना 1 यानी कि 0, तो अब फिर कितना बचा 2 और फिर 5 40 यानी कि हम इसे भाग कर देंगे तो कितना है 31.25। ठीक, तो यही कितना हो जाएगा शुद्ध लाभ। तो टोटल लाभ कितना है हमारे पास 31.25%। ठीक, इसी के साथ बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा समझ लें, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो ₹4 यूनिट की अगर कोई वस्तु है उस पर 25% का लाभ लेंगे तो 5 यूनिट में मात्र यानी कि उसे अंकित करा होगा, फिर उस पर 20% के लाभ पर बेचा गया अंकित मूल्य के, दूसरी को बेचा गया 10% यानी कि 5 पे 10% की हानि कितनी होगी 0.5 यानी कि उसे 4.5 में बेचा गया होगा। टोटल बिक्री हमारी कितनी होगी 10.5 की, खरीदा हमने कितने में 8 में, तो 2.5 का लाभ हुआ 8 में, तो 2.5 का लाभ 8 में कितना परसेंट हुआ 31.25%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 20% 10% की दो क्रमिक छूट है, एक है 20% की, दूसरा 10% की, दो क्रमिक छूट है, उनके बाद वस्तुओं को ₹954 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब इसे हम भी तो दो तरीके से कर सकते हैं, -20 गुणा 10/100 कितना हो गया 30 - 2 यानी कि छूट कितनी आ गई हमारे पास 28%। 28% छूट आ गई 100% में से, तो ये बेचा कितना हो गया 72% का। 72% की वैल्यू क्या है ₹554, तो बटे 72 गुणा 100, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1 की वैल्यू हो गई है। अब 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो गई ठीक। अब 100% की वैल्यू यानी कि उसने जो पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ गई, इसको हम भाग कर देंगे 12 6 72 6 का ना 6 बचा 3 6 पंजे 30 6 नामा 54 और 12 109, तो 3 से काट देंगे 3 3 99 33 ये 100, तो कितना चला जाएगा यानी कि 13.25 कितना आ गया 1325, कितनी वैल्यू आ गई 1325। ठीक, यानी कि उसने पहले 20% की छूट दी, हम छूट देखें तो 20% की छूट के बाद वस्तु कितने में बिकेगी 80 में, फिर उसने इस पे भी 10% छूट दी, 10% 80 का कितना हो गया 8, तो कितना आया 72। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कितना 72%, और 72% ही किसके बराबर है 954 के, तो 1% किसके बराबर होगा 954 बटे 72 के। अब 100% किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू निकलेगी। 100% क्या हमारा अंकित मूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज दर पर 10% 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ₹1 का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो 10% है और 10%, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज यानी कितना हो गया 20%। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 10% 10% यानी कि इस ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस 10 पे ब्याज लगेगा, तो 10 का 10% कितना हो गया 1 यानी +1, तो ये कितना परसेंट हो गया 21%, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि अंतर 21 से कितना कम है ₹1 कम है, तो 20% माइनस 21% माइनस 20% बराबर कितना है ₹1, तो 1% बराबर कितना आया ₹1। पूछा है क्या होगा, पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना होगा 100%, 100% बराबर कितना आएगा ₹100, यानी कि ₹100 पर ही 10% ब्याज पर 2 वर्ष में अगर अंतर देखेंगे तो सीआई और एसआई का अंतर यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 आएगा। ठीक, कितने रुपए पर ₹100 पर, हमने भी देख लिया। इतनी बात ठीक समझ आई। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए पर सीआई यानी कि साधारण ब्याज और एसआई मतलब साधारण ब्याज, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, यानी कि ब्याज दर कितनी है 10%, 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए पर सीआई और एसआई का अंतर। अब देखो सीआई एसआई का अंतर क्या होता है, 10% ब्याज है तो पहले साल भी 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो 30% ब्याज टोटल हो गया हमारे पास किसका, साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखें, ये तो हो गया एसआई, अब देखें सीआई, तो सीआई क्या होगा, 2 साल का हमने देखा था अभी जैसे 21, अब इस पे भी ये लगेगा, कितना हो गया 1, और इस फिर पूरे पे यानी कि 21, ये कितना बना था हमारे पास 2 साल का 21 में कितना रहेगा 10% बटे 100, तो कितना आ गया 2.1 यानी कि प्लस 2.1, तो कितना आ गया 33.1, 30 इधर टोटल आया, सीआई का आया 33.1, तो इनमें अंतर कितना हो गया 3.1, भाई 33.1 में से 30 को घटाने में अंतर कितना है 3.1%, और ये कितना पे निकालना है 2,000 रुपए पे, तो 2,000 रुपए पे जो डिफरेंस आएगा यानी कि ऐसा ही आया 30% और सीआई आया 33.1%, तो 3.1% का ही तो अंतर है, और उसी अंतर को हम 2,000 रुपए पे निकालेंगे तो कितना आएगा परसेंटेज बटे 100, कितना आएगा लगभग, इससे यह हट गया 62 रुपए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया, कुल लाभ है 3,000 रुपए, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, और एक्स वाई जेड का लाभ अनुपात हमें बताना है। ठीक, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं जिन्होंने 3,000 का लाभ जो है साझा किया है, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम, यानी कि जेड दोनों में कॉमन है, जेड की कंपेयर दोनों की गई है। जेड का हमने मान लिया कि जेड का जो हिस्सा है वो ए है, एक्स वाई जेड, अब जेड का हिस्सा हमने मान लिया कितना है ए है, तो इसका हिस्सा ए से कितना कम है, जेड से कितना कम है, जेड का हिस्सा मान लिया हमने ए क्योंकि दोनों में कॉमन है, अब इसका हिस्सा जो कितना कम है ए से 400 कम, इसका हिस्सा कितना कम है ए से 200 कम, अब ये टोटल तीनों का हिस्सा हो गया, और तीनों का हिस्सा किसके बराबर है 3,000 के, तो हमें ए की वैल्यू निकाल लें हम, तो तीनों की राशि निकल आएगी और उसका अनुपात निकाल लेंगे, तो देखो 4 और 2 6, और ये ए है, तो इनको हम जोड़ लें अगर तो कितना निकल आएगा, यानी कि इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 यानी 36, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी लगभग 12। अब देखो ये कितना हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया 600, 3,000, ये 600 माइनस का, अब ए की वैल्यू ये 600 जाके प्लस हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा ए की वैल्यू यानी कि 1200, क्योंकि 3600 बटे 3 अगर किसी को डाउट हो तो कितना आ गया 1200। अब 1200 माइनस 800, तो एक्स की वैल्यू एक्स का कितना आ गया 1200 माइनस 400, तो कितना आया 800, बाई के पास कितना आया 1200 माइनस 2 1000, और ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1200, अनुपात निकालना है, कितना आया 4 5 6, यही तो पूछा है, लाभ का अनुपात कितना आ गया 4:5:6, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 2 माता पिता, यानी कि एक माता और एक पिता, कितने को 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, परिवार की औसत आयु बतानी है। अब परिवार में कुल सदस्य 5,
अब दो माता पिता की औसत आयु कितनी है 36, तो माता पिता की कुल आयु कितनी हो गई 72 वर्ष। अब 3 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 10 वर्ष, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। कुल आयु कितनी हो गई 102 वर्ष। अब औसत आयु परिवार की निकालना, परिवार में सदस्य कितने 5 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक यानी कि 5 दूनी 10 तो 0 और 5 चौक 20.4 वर्ष आ गई हमारे पास परिवार की औसत आयु। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि हम भाग करते हैं किसको 102 को कितने से 5 सदस्यों, टोटल परिवार की आयु 102 वर्ष, 5 सदस्यों से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20.4 वर्ष। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं 11। ग्यारहवां सवाल है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई पूछी है। ठीक, अब हम देखते हैं कि गोले का क्या आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसको बनाया क्या गया है बेलन, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही ऊंचाई हमसे पूछी है, त्रिज्याएं दोनों की दी हैं। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 इंटू त्रिज्या कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर, 9 गुणा 9 गुणा 9। इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3 गुणा 3 गुणा एच, ये एच में पूछा है। अब 3 3 9 1 9 गया, 3 से फिर गया 3 4 दिए 12 12 नामा 108। कितनी आ गई 108 सेंटीमीटर। यही क्या आ गई ऊंचाई, यानी कि h बराबर 108 सेंटीमीटर। इसमें हमें दोनों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए, दोनों के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। ठीक, दोनों को वॉल्यूम बराबर कर लेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है उसे ना घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता, जितना मैटर है तो उतनी आयतन का तो बनेगा, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, दोनों को वॉल्यूम बराबर कर देंगे, ऊंचाई निकल आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कारों की चालों का अनुपात 10:11 है। यानी कि अगर कोई कार ए है और कोई कार बी है, इसकी चाल का अनुपात 10 है और इसकी चाल का अनुपात 11 है, यानी कि ए और बी का अनुपात मान लिया हमने, कोई दो कारों का अनुपात 10:11 है। पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये चाल का अनुपात है, तो हमने मान लिया अनुपात कितना है x है, तो इसे 10x मान लिया, इसको 11x मान लिया। अब 10x ये किसका अनुपात है चालों का, तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 10x यानी कि चाल दूरी कितनी है 500 किलोमीटर, समय कितना है 10 घंटे, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। जब यहां x बराबर 5 आ गया तो इसकी जो चाल है वो कितनी होगी 50, और इसकी चाल कितनी होगी 11 गुणा x बराबर कितना है 55। पूछा क्या है, तो दूसरी कार की चाल, तो दूसरी कार की चाल कितनी आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 वस्तुओं को 15 रुपए के औसत मूल्य से बेचा गया, प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए था। यदि लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुआ हो तो 6 वस्तुओं को प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि जो लास्ट में 6 वस्तुएं बची उनका क्रय मूल्य बताना है। 18 वस्तु को प्रत्येक औसत मूल्य पर बेचा गया, कितने पर बेचा गया 15। अभी टोटल बिकी कितने की, यानी कि 15 गुणा 18, यानी कि 18 वस्तु हैं हमारे पास और 15 रुपए में उन्हें बेचा गया, तो औसत मूल्य पर बेचा गया, यानी कि 15 मूल्य के औसत मूल्य पर। तो टोटल वो वस्तुएं कितने की बिकी वो देखते हैं। तो ये कितने बिकी, यानी कि 15 18 180 और 18 पंजे 90, 180 और 90, ठीक 270 रुपए। अब 12 प्रत्येक वस्तु को 16 रुपए, 12 गुणा 16 तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 160, यानी कि 192 रुपए।
इतने का बेचा। अब बचा कितना रुपए, कितना हुआ 8 और 78। तो यानी कि जो बची 6 वस्तुएं, अगर लाभ और हानि नहीं करना है, यानी कि हमें जितने में 270 रुपए में ही सारी वस्तुएं बेचा है, तो जिनमें 12 को 16 पे बेचा और हमें औसत मूल्य में ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, तो यानी कि 6 वस्तुओं को हमने कितने में 78 रुपए में ही खरीदा होगा, 78 में ही बेचा होगा। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना आ गया 78/6, क्योंकि 6 वस्तु तो बची है। उन्हें मान लिया x में, तो x की वैल्यू निकाल ली है हमें, तो कितना आया 13 रुपए प्रति वस्तु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में, जबकि बी किसी कार्य को 12 दिन में, और सी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा यदि वे तीनों मिलकर 3 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में, सी किसी कार्य को मान लिया हमने x दिन में करता है, लेकिन तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में 3 दिन में कर सकते हैं, यही दिया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि सी कितने दिन में करेगा, ये पूछा है, यानी कि x की वैल्यू में निकालनी है। अब एलसीएम कितना ले लिया हमने 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 8 दिया 24, 12 दूनी 24, और तीनों अगर इसमें करते हैं 3 दिन में, तो तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना आ जाएगा, यानी कि 8 दिया 24, यानी कि 8। तीनों की एफिशिएंसी है एक दिन में 8 काम करने की, ए अकेला 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, और एक दिन में टोटल काम कितना होता है 8, यानी कि एक दिन में टोटल तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 8 माइनस 3 और 2, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, ये घटा देंगे तो कितना बचा 3, तो 3 ही किसकी वैल्यू होगी x की, यानी कि c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। जब c की एफिशिएंसी 3 आ गई और टोटल वर्क है हमारे पास 24, तो 24 को काम करने में कितना दिन लेगा वो 8 दिन, यानी कि c अकेले काम को कितने दिन में कर देगा 8 दिन में। बात समझ आई। ठीक, दोबारा से देखते हैं। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी मान लिया हमने x दिन में करता है, ए बी सी इसको 3 दिन में करते हैं। टोटल एलसीएम आ गया इसका ऊपर का 24, 8 12, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, तो दोनों की एफिशिएंसी को घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब 3 एफिशिएंसी यानी कि सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में कितने दिन लेगा 8 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, 12 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, 12 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उस यात्री की औसत चाल ज्ञात करो। अब देखो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय, यानी 4 बराबर दूरी बटे समय, वहीं से निकालेंगे। तो देखते हैं 120 किलोमीटर दूरी है, 60 किलोमीटर की इसकी प्रति घंटे की स्पीड है, कितना समय लगा होगा 2 आवर, यानी कि 2 घंटे। दोबारा में दिया है इसी की दूसरी जो स्पीड है वो कितनी है 12 किलोमीटर दूरी है, और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कितना समय लगा होगा 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 3/20 आवर। टोटल समय कितना लगा, यानी कि कुल समय कितना लगा, कुल समय, तो कुल समय कितना आया हमारे पास 2 + 3/20, कितना आ गया 43/20 आवर। टोटल दूरी कितनी हो गई, यानी कुल दूरी 120 ये है और 10 वो 132 बटे समय कितना है टोटल हमारे पास, कुल औसत दूरी निकालेंगे तो कुल सॉरी वहां बनने बता दिया था औसत, वहां पे होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 132 किलोमीटर होगी, क्योंकि 120 ये और 12 किलोमीटर आगे 120 ये, तो कितनी होगी 132। समय कितना आया, भाग कर देंगे कितने से 43/20 से, तो 43/20 से करेंगे तो 20 कहां चला जाएगा ऊपर, 43 नीचे, 43/20 से करेंगे तो 20 कहां आ जाएगा यहाँ। ठीक,
अब यही क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी औसत चाल। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, औसत चाल लगभग कितनी आ जाएगी हमारे पास, 132 है तो 43, 43 यानी कि 6 चौक 24, 6 बार 61.39, कितना आ जाएगा 61.39 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ जाएगी इसकी औसत